Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss experimental techniques in chemistry. Chapter number 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है experimental techniques in chemistry. इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. So today we will discuss some experimental techniques which are included in our syllabus. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जो है इसके बारे में आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फेज चेंज क्या होती है. फेज चेंज यानी जब एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज होती है तो कैसे होती है. आपको पता है कि मैटर की यूजुअली जो कॉमन 3 फिजिकल स्टेट्स हम ऑब्जर्व करते हैं वो हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. इन तीनों फिजिकल स्टेट्स को हम अपने सामने जो है अपनी रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. और नॉर्मली जो फेज चेंज होता है वो कैसे होता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है और मेल्ट होके वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में. इसी तरह से जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड हीट होके फिर चेंज हो जाता है गैस में. ठीक है, नेक्स्ट फेज है हमारे पास गैस. यानी नॉर्मल फेज चेंज क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. मिसाल के तौर पे आप ले लें आइस. आइस जब मेल्ट होती है तो पहले वो वाटर बनाती है. वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स में चला जाता है जो कि गैस है. यही नॉर्मल जो है फेज चेंज का प्रोसेस है. इसी तरह से जब हम किसी गैस को कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो पहले वो लिक्विड में चेंज होती है, बाद में सॉलिड में. लेकिन सम टाइम कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब हम उनको सॉलिड सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो वो दरमियान में हीट होने पे वो लिक्विड में चेंज नहीं होते, लिक्विड फेज नहीं आती. हीट करने पे सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चला जाता है. ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बनते हैं, दरमियान में लिक्विड वाली फेज नहीं आती. इसी तरह से उन वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं तो वो वेपर्स दोबारा से ठंडे होके डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होते हैं, दरमियान में इसके लिक्विड वाली फेज नहीं आती. इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन, कि जिसमें किसी सॉलिड को हम हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए या वेपर्स में चेंज हो जाए, और जब उस गैस या वेपर को हम ठंडा करें तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए. यानी बाय डेफिनेशन it is the process in which a solid when heated vaporizes directly without passing through the liquid phase. यानी जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपोराइज होता है. वेपोराइज होता है यानी वेपर्स में, गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता. एंड वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड फ्रॉम द टू फॉर्म द सॉलिड अगेन. और उन वेपर्स को या उस गैस को जब हम कंडेंस करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, फिर दोबारा दरमियान में लिक्विड वाली फेज नहीं आती. इस अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये फिनोमिना क्या है कि सॉलिड जो है वो वेपर में चेंज होगा डायरेक्ट हीट करने पे, और वेपर्स को जब आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होंगे, दरमियान में लिक्विड वाली फेज नहीं आएगी. दिस इज द फिनोमिना ऑफ सब्लिमेशन. और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स, यानी कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो कि सब्लिमेशन का फिनोमिना शो करते हैं. अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है और बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन सॉलिड्स की कि जिनको जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होते हैं, और उन वेपर्स को जब हम कंडेंस करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का अमल जो है उसमें क्या होता है, कैसे होता है. तो इस डायग्राम में देखें कि जिस सब्सटेंस को हमने जो है जिसकी सब्लिमेशन करनी है उसको हम वॉच क्लास में ले लेते हैं. ये नीचे जो आपको ये चाइना डिश नज़र आ रही है वॉच क्लास. ठीक है, इसमें आपने सब्सटेंस डाल दिया. ये यहाँ पे आप देखिए ये जो डिश सी है इसमें आपने उस सब्सटेंस को डाल दिया. इसके ऊपर एक इसको कवर कर देते हैं फनल के साथ, इन्वर्टेड फनल के साथ. ये आप देख रहे हैं कि ये एक फनल है और इसको उल्टा के इस डिश के ऊपर रख दिया गया है जिससे डिश जो है वो
कवर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, द सब्सटेंस इज देन हीटेड स्लोली ओवर अ सैंड बाथ। इस सब्सटेंस को सैंड बाथ पे रखा जाता है, ठीक है, और उसको फिर हीट करना शुरू कर दिया जाता है। अब हीट करने से क्या होगा कि ये जो सॉलिड है वो डायरेक्ट जो है वो वेपर्स में चेंज होगा, वेपर्स ऊपर उठेंगे और यहाँ जब वो ऊपर जाएंगे तो फनल को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर वेट कॉटन, गीली कॉटन लगा दी जाती है। यहाँ पे सब्सटेंस जो है जब उस आपने हीट किया उसके वेपर्स बने, वो जब यहाँ आए तो क्योंकि फनल ठंडी थी तो वो इस एरिया में, ये आप देख रहे हैं कि वो दोबारा से ठंडे होने की वजह से वेपर जो है वो दोबारा सॉलिड में चेंज हुए और कंडेंस होके यहाँ पे जमा हो गए। तो इससे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये सब्सटेंस है, इसमें अमोनियम क्लोराइड भी है और साथ कोई भी और मिक्सचर लाइक सोडियम क्लोराइड है। जब आप हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में चेंज होगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, और यहाँ ठंडा होके यहाँ पे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये प्योर अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट होगा, सोडियम क्लोराइड नीचे रह जाएगा। इस तरह से प्योरिफिकेशन होगी और हमारे पास फनल के अंदर प्योर अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। ये था हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस, कि सब्लिमेशन हम कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसमें किसी भी सल्यूट को हम सॉल्यूशन में से अलग करते हैं, ठीक है, लिक्विड में से। लिक्विड में, पानी में कोई सॉल्यूशन, सपोज किसी भी लिक्विड में मौजूद है कोई सॉल्वेंट, कोई सल्यूट मौजूद है किसी भी लिक्विड में, यानी सल्यूट मौजूद है सॉल्वेंट में, तो हम क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन में एक और सॉल्वेंट डाल देते हैं। यानी पहले से सॉल्यूशन मौजूद होता है, उसमें एक और नया सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। नया सॉल्वेंट जो है ऐड करने से क्या होगा कि नया सॉल्वेंट जो हम ऐड करेंगे ऑलरेडी वो उसमें सल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। ऐसा हम सॉल्वेंट चूज़ करेंगे कि जिसमें सल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल हो। यानी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपके पास एक पैन, बीकर है या कोई भी पैन है, इसमें सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, किसी सल्यूट का। आपने इसमें एक और सॉल्वेंट डाल देना है। पहले ये सॉल्वेंट ए में बना हुआ है, अब आपने बी डाल देना है। जब आप ऊपर से बी डालेंगे तो बी आपने ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसमें ये सल्यूट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो। तो क्या होगा कि सल्यूट जो है वो ए के से निकल के बी में डिज़ोल्व हो जाएगा, बी में चला जाएगा, और फिर हम इन दोनों लिक्विड को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसके लिए हम जो है क्या ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है सेपरेटिंग फनल। दिस फनल इज स्टॉपर्ड, यानी इसके ऊपर स्टॉपर मौजूद होता है, ढक्कन मौजूद होता है, और इसमें दोनों लिक्विड्स को हम शेक करते हैं। अब सेपरेटिंग फनल किस तरह की होती है तो वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपके पास है सेपरेटिंग फनल, ठीक है, ये देखें, ये सेपरेटिंग फनल है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऊपर इसके स्टॉपर्ड है, यानी इसके ऊपर ढक्कन है, जैसे बोतल का ढक्कन होता है, जैसे लैब में रिएजेंट बॉटल्स के ढक्कन होते हैं। इसको खोला और बंद किया जा सकता है। और इसके नीचे आपको ये टैप भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्यूरेट के नीचे टैप होता है। इस टैप को भी खोलने और बंद करने से क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से लिक्विड को इसमें से निकाल सकते हैं। जब आप इस को टैप को खोलेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो इसमें से निकल जाएगा। जो ही आप इसको बंद करेंगे तो लिक्विड निकलना बंद हो जाएगा। ये था हमारे पास सेपरेटिंग फनल का डिज़ाइन, कि इस डिज़ाइन की सेपरेटिंग फनल होती है। और हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो इस प्रोसीजर को सेपरेटिंग फनल में करते हैं। अब जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें ईथर को एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट असल में होता है ईथर। ईथर जो है ये भी अल्कोहल की टाइप का एक कलरलेस लिक्विड है। तो हम ईथर को एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इसीलिए उस एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं ईथर एक्सट्रैक्शन। और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये ख़ास तौर पे हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी जब हम
अच्छा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है उससे क्या मुराद है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास पानी में मौजूद होते हैं। एक्वस लेयर यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तैयार करते हैं वो किस में मौजूद होता है? पानी में। तो पानी से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए, यानी टिपिकली जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस करना यानी तैयार करना, किसको तैयार करना? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन आता है, यानी पानी में मौजूद सोल्यूशन होता है और उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी मौजूद होती है। फिर क्या करते हैं कि उसमें ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये आप देखें, ये आपका वो सोल्यूशन है, पानी है और इसमें प्रोडक्ट मौजूद है आपकी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर क्या किया जाता है कि आप इसमें ईथर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी प्रोडक्ट है जो पानी में मौजूद है उसको आप शेक करते हैं ईथर के साथ, किस में डाल के? सेपरेटिंग फनल में। आपने ये पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको आपने सेपरेटिंग फनल में डाला। फिर ऊपर से ये आप ये देखें, ऊपर से आपने डाल दिया ईथर। अब आप इसको बहुत अच्छी तरह से ऊपर ये स्टॉपर लगा के, ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, दोनों को हिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी बोतल में पानी और चीनी डाल के उसको शेक करते हैं या हिलाते हैं। इस तरह से आप इसको हिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे। तो उसके बाद आप इसको फनल को मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर स्टैंड में लगा के छोड़ देंगे। जब आप छोड़ देंगे तो क्योंकि वाटर और जो ये ईथर है ये आपस में मिक्स नहीं होते, तो वाटर अलहदा लेयर बना लेगा, ईथर अलहदा लेयर बना लेगा। दोनों की लेयर्स बिल्कुल उसी तरह अलग अलग होंगी जैसे तेल के ऊपर पानी की तह अलग होती है, ठीक है। अब जब आपने शेक किया तो होगा क्या कि जो प्रोडक्ट है वो पानी में से ईथर में चली जाएगी, ईथर में हल हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। पहले जो थी प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो थी वो यहाँ मौजूद थी, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है। फिर आप क्या करते हैं कि इस टैप को खोलते हैं, इसको खोल के नीचे किसी डिश में ये जो पानी वाली लेयर है इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये लेयर जब निकल जाती है तो आपके पास सिर्फ ये वाली लेयर रह जाती है, ईथर और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आप इसको किसी दूसरी डिश में अलग कर लेते हैं टैप को खोल के। फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आपके पास ईथर में ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है उसको आप किसी डिश में डाल के आप एयर में रखते हैं तो ईथर फ़ौरन इवेपोरेट हो जाता है और नीचे आपके पास प्योर प्रोडक्ट आ जाती है। वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको अलग करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वाटर जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, और अगर आप उसको हीट करके वाटर को इवेपोरेट करना चाहें तो उसका नुकसान ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हीट से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है। इस पार्ट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है जो आता है वो ये है कि ये टेक्निक जो है ये कब यूज़फुल है? ये ख़ास तौर पे तब यूज़फुल होती है जब जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो वोलेटाइल हो यानी वो हीट करने पे वेपर्स में चेंज होती हो, या फिर वो थर्मली अनस्टेबल हो। थर्मली अनस्टेबल हो यानी हीट करने पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी जो है वो ब्रेकअप हो जाती हो, टूट फूट उसकी हो जाती हो, या वो किसी और चीज़ में चेंज हो जाती हो, तो उस वक्त हम ईथर एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। ये था हमारे पास ईथर एक्सट्रैक्शन का तरीका। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा असूल है जिसके तहत ईथर एक्सट्रैक्शन होती है। इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, ठीक है। और इसकी क्या डेफिनेशन है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या? ये लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solute distribute itself between two immiscible liquid in constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। यानी इस लॉ के मुताबिक आप ऐसे समझ लें जैसे आपने पीछे देखा था सेपरेटिंग फनल में कि आपके पास दो लिक्विड्स हैं, जैसे एक वाटर है, ठीक है, और दूसरा फर्ज करें आपने डाल दिया ईथर, ठीक है। नीचे आपके पास आप कह लें कि वाटर है, ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, ऊपर आपने डाल दिया है ईथर। अब ये दोनों लिक्विड यानी वाटर और ईथर जो हैं ये इममिसिबल हैं। इममिसिबल का क्या मतलब है कि ये आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों की लेयर्स अलग अलग रहती हैं। तो अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सल्यूट है,
ठीक है, सल्यूट की बात हो रही है, तो सल्यूट क्या है, जो वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इन दोनों लेयर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी ये इस लेयर में भी मौजूद रहेगा, ईथर की लेयर में भी। ज़्यादा ये किस में आएगा, ईथर की लेयर में। कुछ अमाउंट इसकी वाटर में रह जाएगी, क्योंकि वाटर में भी ये सॉल्युबल है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, ईथर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा मिकदार इसकी होगी ईथर में, वाटर में इसकी मिकदार कम होगी। ठीक है, अब इस तरह से ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इन दोनों लेयर्स में जो इसकी कंसंट्रेशन का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर फर्ज करो कि टू रेशो में जो है वो टू रेशोज जो हैं, टू पार्ट्स या दो हिस्से इसके ईथर लेयर में हैं और वन पार्ट इसका वाटर लेयर में है। जैसे सपोज अगर टोटल ये 3 ग्राम था और आप देखें कि 1 ग्राम वाटर लेयर में रह गया और 2 ग्राम ईथर लेयर में चला गया, तो रेशो बना 1:2। इसी तरह से अगर आप अमाउंट इसकी बढ़ा दें या कम कर दें, तब भी दोनों लेयर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है वो 1:2 ही रहेगा, कांस्टेंट रेशो रहेगा, चाहे आप कम अमाउंट में डालें चाहे आप ज़्यादा अमाउंट में डालें। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल दी गई है, जो कि है आयोडीन की। आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट होती है दो इममिसिबल लिक्विड्स में, और वो दो इममिसिबल लिक्विड्स कौन कौन से हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होती है। वाटर में आयोडीन अकेले डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि पोटेशियम आयोडाइड की मौजूदगी में डिज़ोल्व होती है। ठीक है, आयोडीन जो है वाटर में अकेले डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि पोटेशियम आयोडाइड की मौजूदगी में डिज़ोल्व होती है। और दूसरा लिक्विड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब आयोडीन जो है ये पोटेशियम आयोडाइड की मौजूदगी में क्यों डिज़ोल्व होती है वाटर में, अकेले क्यों नहीं होती, क्योंकि आयोडीन जो है ये आयोडाइड आयन, पोटेशियम आयोडाइड जो है ये देता है आयोडाइड आयन। ये आपके पास सॉरी ये आयोडीन I2 आयोडीन, I माइनस है आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन, आयोडीन आयन लिखा हुआ है, ये आयोडाइड आयन भी आप इसको कहते हैं। तो आयोडीन जो है, अब ये आयन आया कहाँ से है, ठीक है, अगर आप इस आयोडाइड आयन की बात करें तो ये आया कहाँ से है, ये आयन जो है पोटेशियम आयोडाइड ने दिया है। ठीक है, अब आयोडीन जो है ये आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करती है और ये बनाती है चीज़, इसको हम कहते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, ट्राई आयोडाइड आयन। और ये ट्राई आयोडाइड आयन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आयोडीन जो है वो जब I2 की शक्ल में होगी तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होगी, जब वो ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में होगी तो वो वाटर में डिसॉल्व होगी। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो उस वक्त आयोडीन का दोनों लेयर्स में कांस्टेंट रेशो में ये मौजूद होगी। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे स्टार्ट में जो है आपके पास जो आयोडीन है, इट पासिस फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड टू वाटर। स्टार्ट में ये जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड से वाटर में, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसका रेट है वाटर से कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाना और कार्बन टेट्राक्लोराइड से वाटर में आना, ये रेट बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम क्या करें कि हमारे पास वाटर मौजूद है, उसमें आयोडीन मौजूद है, उसमें हम ऊपर से डाल दें कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर हमारे पास मौजूद हो और उसमें ये ईथर की जगह, ये जहाँ पे हमें ईथर नज़र आ रहा है, इसकी जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, ये अब ईथर नहीं है बल्कि ईथर की जगह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नीचे हमारे पास वाटर में मौजूद है आयोडीन और ये आयोडीन मौजूद है ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो आयोडीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली लेयर में चली जाएगी और इससे क्या होगा कि वाटर में इस ट्राई आयोडाइड आयन का कलर जो था वो ब्राउन था, वाटर की लेयर में इसका कलर ब्राउन था। जब वाटर लेयर से आयोडीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाएगी तो वहाँ ये चेंज हो जाएगी फ्री आयोडीन में, फ्री आयोडीन यानी I2 में, और उसका कलर होता है पर्पल। तो ऑर्गेनिक फेज में यहाँ पे आ जाएगा पर्पल कलर। नीचे जो था इस एरिया में
वाटर में यहाँ आयोडीन जो थी वो आयोडाइड आयन की शक्ल में थी, ब्राउन कलर में थी। जब यहाँ जाएगी तो इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सेपरेशन अचीव हो, तो हम कंपाउंड्स को अच्छे तरीके से सेपरेट करें, तो उसके लिए अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों लिक्विड्स को हम जेंटली शेक करते हैं, आराम से हिलाते हैं, ताकि उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, आपस में जो उनका कांटेक्ट का एरिया है वो इंक्रीज हो जाए और आयोडीन के वाटर की फेज से कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, और ये हमारे पास है इक्वेशन के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, और ये या फिर एक रेशो आप कह लें कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर है, ये है I2 कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर, और एक्वस लेयर में ये किस फॉर्म में है, ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में। ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये एक रियल सेपरेटिंग फनल की, लैब में मौजूद सेपरेटिंग फनल की पिक्चर है, जिसमें आप दोनों लेयर्स के अलग अलग कलर्स देख सकते हैं। इसमें एक जो है वो एक्वस लेयर होती है और दूसरी ऑर्गेनिक लेयर होती है। सम टाइम एक्वस लेयर नीचे होती है और ऑर्गेनिक लेयर ऊपर होती है, जैसे कि ईथर के केस में ईथर जो है वो हल्का होता है तो ऑर्गेनिक लेयर ईथर की लेयर ऊपर होती है। लेकिन अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को लें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है तो उसकी लेयर नीचे बनती है। इस तरह से इस टैब को खोल के, ये जो साइड में आपको ये ब्लू कलर का ये टैब नज़र आ रहा है, इसको खोलने और बंद करने से इन लेयर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सेपरेटिंग फनल और उसको यूज़ करके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का होल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। क्रोमेटोग्राफी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।